नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम कार्ल मार्क्स और एम.एन. रॉय के जो विचारों की सहमति और असहमति का जो उनका अध्याय था उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे और हमने भाग 5 फर्स्ट में कार्ल मार्क्स के प्रति उनके असहमति के बिंदु के 4 पॉइंट्स का अध्ययन हमने किया था। बाकी के जो 3 पॉइंट्स हैं उसका हम आज पार्ट 5.2 में अध्ययन करेंगे। तो आगे चलें। आगे अध्ययन यानी जो 5th पॉइंट है वो है वर्गों के ध्रुवीकरण के विषय में मार्क्स की धारणा का विरोध करना। रॉय ने कहा कि यदि इतिहास वास्तव में वर्ग संघर्षों का इतिहास है तो एक वर्गहीन समाज की स्थापना के साथ ही इतिहास के विकास का जो क्रम है वो रुक जाएगा। रॉय ने मार्क्स के इस दावे को भी नकार दिया है कि साम्यवाद मानवीय विकास का अंतिम बिंदु होगा और साम्यवाद के पश्चात और प्रगति संभव नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जड़ता की इस अवस्था में मानव मात्र के लिए आत्महत्या कर लेना ही उचित होगा, ऐसा उन्होंने बताया। अब यहाँ पर आगे मत है कि ऐसी परिस्थिति में मार्क्सवाद को स्वतंत्रता का दर्शन नहीं अपितु मानवता के लिए मृत्युदंड मान लिया जाना चाहिए। ये एम.एन. रॉय ने कार्ल मार्क्स की आलोचना करते हुए अपनी बात को रखा है। और पॉइंट्स क्या था कि जो ये 2 वर्गों की उन्होंने चर्चा करी है या जो ध्रुवीकरण बताए हैं उस विषय में जो कार्ल मार्क्स ने कहा था उसका विरोध किसने किया था? एम.एन. रॉय ने। छठा पॉइंट हम आते हैं। छठा पॉइंट मैं फिर आपको इसके माध्यम से बताती हूं। छठा पॉइंट सर्वहारा के अधिनायकवाद की आलोचना करना। ये किसने करी? एम.एन. रॉय ने। तो रॉय ने मार्क्स के सर्वहारा के अधिनायकवाद के सिद्धांत की आलोचना करते हुए बताया या अपना मत रखा कि इस उत्पादन के जो समस्त साधनों पर राज्य का नियंत्रण हो जाएगा और सारी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति राज्य में केंद्रित होगी और राज्य पर एक विशेष वर्ग सर्वहारा का नियंत्रण होगा। सर्वहारा और रॉय का मत है कि इस अवस्था में शोषण समाप्त नहीं होगा। यहाँ पे सर्वहारा को उन्होंने श्रमिकों से भी अर्थ लिया हुआ है और यहाँ पे पूंजीवाद के अंत की बात किसने करी है? कार्ल मार्क्स ने। आर्थिक विषय में निर्णय लेने की जो क्षमता श्रमिक के पास नहीं होती है और श्रमिक तो केंद्रीकृत और सर्वसत्तावादी राज्य के आदेशों का दास बनकर रह जाता है। इस व्यवस्था में व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको कुचल दिया जाएगा और उसे मानसिक और बौद्धिक दमन व शोषण से त्रस्त कर दिया जाएगा। ये किसने कहा? एम.एन. रॉय ने कहा है और उन्होंने यहाँ पे कार्ल मार्क्स की आलोचना करी है। इस संदर्भ में मैं बार बार आपको रिपीट करती हूँ कि हमारा जो टॉपिक है वो है कार्ल मार्क्स के जो विचार थे उस विचारों के प्रति असहमति एम.एन. रॉय ने बताई थी और उसी का वर्णन हम आगे कर रहे हैं। रॉय ने ये कहा है कि कोई भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संगठन जो व्यक्ति को व्यवस्था का दास बना लेता है मानवता के लिए हितकर नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली और आर्थिक प्रयोग जो रक्त और मांस के मनुष्य को एक काल्पनिक सामूहिक अस्मिता के अधीन कर दे, चाहे वह राष्ट्र हो या वर्ग हो, स्वतंत्रता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपयुक्त नहीं माना जा सकता। कोई भी ऐसा सामाजिक दर्शन या सामाजिक पुनर्निर्माण की ऐसी योजना जो व्यक्ति की संप्रभुता को मान्यता नहीं देती और स्वतंत्रता के आदर्श को एक थोथी धारणा के रूप में नकार देती है, प्रगतिशाली और क्रांतिकारी नहीं मानी जा सकती। ये किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने। ये था उसका छठा पॉइंट। अब रॉय ने अपनी पुस्तक बियॉन्ड कम्युनिज्म में भी ये कहा कि एक ऐसी राजनीतिक, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके बताती हूँ कि रॉय ने क्या कहा। इन्होंने कहा कि एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली और आर्थिक प्रयोग जो रक्त और मांस के मनुष्य को एक काल्पनिक सामूहिक अस्मिता के अधीन कर दे, चाहे वह राष्ट्र हो या वर्ग, स्वतंत्रता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपयुक्त नहीं माना जा सकता। ये मैं फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ।
आगे बढ़े। 7वां पॉइंट, राज्य के विलुप्त हो जाने की कार्ल मार्क्स की भविष्यवाणी के प्रति आशंका। आगे इन्होंने ये कहा है कि रॉय ने कार्ल मार्क्स की इस भविष्यवाणी के प्रति आशंका व्यक्त की है कि वर्गहीन समाज की स्थापना के पश्चात राज्य विलुप्त हो जाएगा। रॉय ने मार्क्स की इस भविष्यवाणी को एक भ्रांति नहीं, एक गंभीर असंगति भी बताया है। उनके अनुसार राज्य का अस्तित्व और स्वरूप मानव सभ्यता के विकास के साथ निर्धारित और रूपांतरित हुआ है, और उन्होंने ये भी कहा कि राज्य केवल तभी विलुप्त हो सकता है जबकि मानव सभ्यता पुनः आदिम अवस्था में लौट आए। उन्होंने ये ध्यान दिलाया कि सोवियत रूस में सर्वहारा की तानाशाही की स्थापना के वर्षों पश्चात भी राज्य के विलुप्त होने का कोई संकेत नहीं मिला है, अपितु राज्य दिनों दिन और सुदृढ़ यानी शक्तिशाली होता चला गया। रॉय ने मार्क्स के दर्शन के सैद्धांतिक पक्षों पर भी आपत्ति प्रकट की। उनके अनुसार मार्क्स के दर्शन के अनुरूप आर्थिक और सामाजिक रूपांतर के लिए अपनाई गई जो सामाजिक विचारधारा में भी अनेक बहुत सारी गलतियां विकृतियां हैं। वे मार्क्स और अन्य साम्यवादियों के इस विचार से असहमत थे कि भौतिक शक्ति अथवा दमन के आधार पर शोषण मुक्त समाज की स्थापना की जाए। उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव से यह भी जाना कि सोवियत रूस से साम्यवादी शासन में मानवीय स्वतंत्रता का निर्मम दमन किया जा रहा है, और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि फांसीवादी की भांति ही साम्यवाद भी समष्टिवाद के प्रति प्रतिबद्ध है और दोनों एक काल्पनिक समष्टिवाद अस्मिता के हित में व्यक्ति का बलिदान कर देते हैं, और साम्यवादी शासन किसी भी प्रकार सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवर्तनों का मार्ग प्रशस्त नहीं करता, बल्कि साम्यवादी शासन में सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले एक विशेष वर्ग के निहित हित उत्पन्न हो जाते हैं और साम्यवादी व्यवस्था भी स्थितिवाद का प्रतीक बन जाती है। तो यहाँ पर मार्क्स के दर्शन के सैद्धांतिक पक्षों के प्रति गंभीर असहमति होते हुए भी रॉय ने मार्क्सवाद को पूरी तरह अस्वीकार नहीं किया है, और उन्होंने कई जगह अपनी असहमति भी बताई है। तो रॉय के विचार निरंतर विकसित होते रहे। मार्क्स के दर्शन के प्रति सहमति के संदर्भ उनके प्रारंभिक दौर के चिंतन में अभिव्यक्त हुए हैं, लेकिन लास्ट के चिंतन में उनके असहमति के भाव भी हुए हैं, और अपने अंतिम चिंतन के अंतिम दौर में रॉय मार्क्सवाद के कटु आलोचक भी बन गए। तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स और एम.एन. रॉय के विचारों के प्रति जो असहमति थे वो यहाँ पर जो अपना भाग 5(2) है वो समाप्त होता है।